नमस्ते, जय हिंद दोस्तों। समान अध्ययन विषय भौतिक विज्ञान के एक नए वीडियो लेक्चर पार्ट 2 में आपका पुनः स्वागत है। मैं सुनील कुमार गुप्ता, राजकीय शिक्षक, विषय मैथमेटिक्स। दोस्तों, आगे एलटी ग्रेड का एग्ज़ाम होने वाला है। 30 क्वेश्चन जीएस के पूछे जाएंगे। जीएस का भी कम इम्पॉर्टेंट नहीं है, चूँकि 30 क्वेश्चन और ऊपर से एग्ज़ाम पैटर्न माइनस मार्किंग, यानी कि जीएस वाले पोर्शन में जो पोर्शन आपका मजबूत है, कर सकते हैं, उसको पढ़ के जाइए। एकदम से बहुत कम क्वेश्चन भी जीएस में नहीं करना है, बहुत ज़्यादा भी नहीं करना है, लेकिन ऑन एवरेज आपका 7 से 8 क्वेश्चन सही होना चाहिए। साइंस वालों के लिए काफ़ी आसान है 8 से 10 क्वेश्चन को गेन करना। कैसे हासिल करेंगे? साइंस वाले हैं तो साइंस वाले पोर्शन जो जीएस के अंतर्गत आते हैं उसको कवर कर लें। मैथमेटिक्स का और रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं 2, 3, 4, उसको कवर कर लें। इसके अलावा कर सकते हैं तो कर लें, नहीं तो फिर सब्जेक्ट पे जोर दें, प्री बड़े आसानी से निकल जाएगा। लेकिन अगर कर सकते हैं तो यूपी स्पेशल आसान होते हैं, पर्यावरण के पोर्शन आसान होते हैं, कुछ करंट अफेयर्स देख लीजिए, 10-12 भी कर सकते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा करने के चक्कर में अपना जो सही किए हैं उसमें से भी गलत न कर दें, इस पे ध्यान दीजिए। उसके लिए ज़रूरी ये है कि जो चीज़ पढ़ें उसको खूब अच्छे से पढ़ें। दोस्तों, हम आपको गारंटी देते हैं कि फिजिक्स वाले पोर्शन से अगर हमारा पूरा वीडियो लेक्चर देख लेते हैं तो 1-2 क्वेश्चन जो आते हैं पक्का यहीं से आ जाएंगे। और केवल एक ही एग्ज़ाम्स नहीं देना, आगे और भी एग्ज़ाम्स देने हैं, तो हर एग्ज़ाम्स में जीएस वाले क्वेश्चन इम्पॉर्टेंस होते हैं। अभी माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड का जो एग्ज़ाम पैटर्न है उसमें भी जीएस इंक्लूड कर दिया है। चाहे शिक्षक भर्ती हो, चाहे कोई अन्य भर्ती हो, हर जगह जीएस का इम्पोर्टेंस है। इसलिए जीएस को सीरियस लीजिए और उसको अच्छे से पढ़िए। चलिए, हम लोग पिछले क्लास में 30 क्वेश्चन इसके अंतर्गत कर दिए थे। उसके आगे हम लोग करेंगे। टोटल इस पोर्शन में फिजिक्स के अंतर्गत 300 क्वेश्चन कराए जाएंगे। 300 क्वेश्चन एकदम यूनिक क्वेश्चन है। और केवल वो 300 क्वेश्चन नहीं, 300 क्वेश्चन के बहाने हम लोग 500 से 600 तक क्वेश्चन करेंगे। कैसे करेंगे जब आप वीडियो देखेंगे तब समझ में आएगा। चलिए देखते हैं। देखिए, सोनार अधिकांशतः प्रयोग में आता है। सोनार क्या है पहले इसके बारे में जानिए। SONAR, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। साउंड, ये जो है ध्वनि के परावर्तन पर आधारित, ध्वनि के परावर्तन पर आधारित एक उपकरण है जिसके मदद से समुद्र के अंदर हाइट, गहराई को मापा जाता है। और ये किस पे आधारित होता है? ध्वनि के परावर्तन पर आधारित। और ये मतलब कि समुद्र में भी कहीं बहुत ज़्यादा हाइट होती है, मतलब गहराई होती है, कहीं बहुत कम गहराई होती है। तो पता करने के लिए कहाँ गहरा है कहाँ नहीं है, समुद्र में जो जलपोत जाते हैं उसमें यंत्र लगा होता है। यंत्र के माध्यम से पता करते हैं कि आगे ज़मीन के अंदर कोई बाधाएं तो नहीं है, कोई व्हेल मछली तो नहीं आ गई। तो नेविगेशन में ध्वनि को भेजा जाता है और परावर्तित होता है ध्वनि, और जाने में आने में लगा समय काउंट किया जाता है। और ध्वनि का वेग जो होता है, वेग होता है, वहाँ से दूरी का पता कर लिया जाता है, क्योंकि दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणते समय। तो चूँकि जब हम ध्वनि का परावर्तन कहीं से टकरा के लौटता है, ध्वनि का परावर्तन जाता है, टकरा के लौटता है, तो आने जाने में एक ही डिस्टेंस 2 बार मेजर होता है। तो दूरी निकालते समय हमेशा 2 से भाग दे देते हैं। तो कितना गहराई है समुद्र में? कहीं गहराई है ही नहीं। इस चीज़ को पता करने के लिए सोनार नामक यंत्र का उपयोग करते हैं जो ध्वनि के परावर्तन पर आधारित होता है। यहाँ तक कि मछुआरे जो इसमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी वाले हैं, वो भी जब मछली मारने के लिए समुद्र में जाते हैं तो सोनार यंत्र से पता कर लेते हैं कि मछली का समूह कहाँ पर पहुँच जाते हैं। क्योंकि वहाँ मछली जहाँ बहुत ज़्यादा होंगी, वहाँ जब ध्वनि का परिवर्तन जाएगा तो वहाँ से टकरा के लौटेगा, तो उसको अनुमान हो जाएगा और मछली को टेक्नोलॉजी से अधिक से अधिक उत्पादन कर सकते हैं और निर्यात कर सकते हैं और अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो सोनार का उपयोग नेविगेशन में होता है। नेविगेशन मतलब समुद्री गहराई को मापने के लिए,
आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये सब क्वेश्चन पहले 30 क्वेश्चन में लगभग कराए जा चुके हैं। अमीटर विद्युत धारा को मापता है। हाइग्रोमीटर सापेक्षिक आर्द्रता को मापा जाता है। हमारे वायुमंडल में नमी कितनी है उसको मापने के लिए हाइग्रोमीटर का उपयोग करते हैं। और अगर यहीं पे हाइड्रोमीटर रहता, ग्रो की जगह ड्रो रहता, तो इसे द्रव का घनत्व मापा जाता है। और बैरोमीटर से दाबांतर मापा जाता है। बैरोमीटर से दाब मापा जाता है। और स्प्रिंग तुला से भार जो होता है ना, भार नापने वाला, जो गैस भराने जाते हैं तो गैस को ऐसे कैलकुलेट करते हैं, तो स्प्रिंग तुला यूज होता है भार ज्ञात करने के लिए। तो अगर ऑप्शन पे जाए तो एक का चौथा बस, और कुछ करने की जरूरत ही नहीं। एक मिल गया ना, क्या सॉरी एक का तीसरा, तो एक का तीसरा, तो फिर बस यही तक ऑप्शन हो जाएगा। बाकी ए में तीसरा केवल यही ऑप्शन, बाकी देखने की जरूरत भी नहीं है। बाकी बी का चौथा तो है ही, देखिए बी का चौथा, सी का पहला और डी का दूसरा। आपको समय कैसे बचाना, खास तौर से मैथमेटिक्स वाले सब्जेक्ट में और साइंस वाले सब्जेक्ट में, अगर ए का तीसरा केवल यहीं मिल गया तो बाकी चेक करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ए का तीसरा बाकी ऑप्शन में है ही नहीं। तो इस तरह हम अपना समय बचा सकते हैं। बाकी ये क्वेश्चन हम डिटेल में पिछले के 30 क्वेश्चन में हम करा चुके थे। आज आगे बढ़ते हैं। देखिए डेसिबल ध्वनि की प्रबलता की इकाई निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। डेसिबल क्या होता है, ध्वनि की प्रबलता को मापता है। हमारे साधारण बातचीत की ध्वनि की प्रबलता कितनी होती है, 60 डेसिबल। डेसिबल को हम डीबी से लिखते हैं, डीबी से डेसिबल। अश्वशक्ति शक्ति को मापता है। अश्वशक्ति शक्ति की इकाई है। एक अश्वशक्ति बराबर 1 हॉर्स पावर बराबर होता है 746 वाट। पहले हम बता चुके। समुद्री मील दूरी मापने की इकाई है। अगर यहीं पर नाट रहता तो दूरी नहीं, समुद्र के अंतर्गत जो जेटयान चलते हैं, जो नौ संचालन में जो स्टीमर चलते हैं, उसकी गति मापने के लिए हम लोग नाट का उपयोग करते हैं। जबकि समुद्री मील ये क्या है, दूरी को मापता है। एक समुद्री मील बराबर होता है, एक समुद्री मील बराबर 1.18 किलोमीटर होता है। और एक समुद्री मील बराबर 1.15 मील होता है। तो ये दो चीज़ ध्यान देना कि समुद्री मील दूरी मापने का मात्रक है, और एक समुद्री मील को अगर किलोमीटर में बदलना हो तो 1.18 से गुणा करना पड़ेगा, और एक समुद्री मील को मील में बदलना हो तो 1.15 से गुणा करना पड़ेगा। सेल्सियस यानी कि ये तीनों सही है। पूछ क्या रहा है कि कौन सा सही नहीं है पूछ रहा है, तो ध्यान देना ये तीनों सही है। सेल्सियस ऊष्मा की इकाई नहीं, ये ताप को मापने की इकाई है। ताप को मापने की इकाई क्या है, सेल्सियस। और ऊष्मा के मापने की इकाई को हम लोग जूल कहते हैं। जैसे हम लोग मापते हैं ना कि शरीर का टेम्परेचर कितना है, शरीर का टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस, यानी ताप को सेल्सियस मापता है। शरीर का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है। सेल्सियस में अगर फ़ारेनहाइट में जाएंगे तो 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि हमारे शरीर का टेम्परेचर सेल्सियस में कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस, और फ़ारेनहाइट में 98.6 फ़ारेनहाइट। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट को बदलने वाला फार्मूला जो होता है C/5 बराबर F-32/9। अगर कह दे कि जल के क्वथनांक कितना होता है, जल का क्वथनांक, तो जल का क्वथनांक कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर इसको फ़ारेनहाइट में बदलेंगे तो ये फार्मूले से हम लोग बदल सकते हैं। तो कभी कभी सेल्सियस में न देके फ़ारेनहाइट में आ जाता है, तो ये फार्मूला याद रखिए। कोई भी टेम्परेचर हो, 30 डिग्री सेल्सियस भी अगर टेम्परेचर हो तो उसको फ़ारेनहाइट में इस फार्मूले की मदद से कन्वर्ट कर सकते हैं। कौन सुमेलित नहीं, देखिए मैनोमीटर दाब मापता है। कार्ब्यूरेटर, देखिए हम लोग मोटरसाइकिल चलाते हैं, जो गाड़ियां डीजल और पेट्रोल से चलती है उसमें कार्ब्यूरेटर लगा होता है, बाकी सीएनजी में नहीं है। जो गाड़ियां डीजल और पेट्रोल से चलती है उसमें कार्ब्यूरेटर लगा होता है। कार्ब्यूरेटर क्या करता है, पेट्रोल
या डीजल है, इसको बर्न करने के लिए ऑक्सीजन को मिश्रित करता है। ऑक्सीजन हमको वायुमंडल से मिल जाता है और दोनों एक निश्चित अनुपात में मिलने के बाद, चूंकि आग तभी जलती है, एनर्जी तभी जनरेट होता है जब उसको ऑक्सीजन मिलती है। तो कार्बोरेटर जो लगा होता है गाड़ियों में, वे गाड़ियां जिसमें पेट्रोल और डीजल से चलती हैं, ऑक्सीजन को एक निश्चित अनुपात में मिलकर उनको बर्न करता है, जलाता है, और उसी जलाने से हीट एनर्जी से वो गाड़ी को ऊर्जा मिलती है और चल पाता है। तो कार्बोरेटर कार्य करता है आंतरिक दहन इंजन, मतलब इंजन में दहन का कार्य करता है। कार्बोरेटर, कार्डियोग्राफ ईसीजी, हम लोग ईसीजी कराने जाते हैं कभी जब निमोनिया हो जाता है या कोई सांस फूलने लगता है तो हम लोग क्या कराते हैं, ईसीजी। ईसीजी क्या नाम क्या है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ये क्या करता है, हृदय की गति और धड़कन को मापता है। हृदय की गति और धड़कन को मापने के लिए ईसीजी कराया जाता है। ईसीजी मतलब कार्डियोग्राफ, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ हृदय की गति, धड़कन, फेफड़ों का क्रिया एक्शन देखने के लिए हम लोग कार्डियोग्राफ कराते हैं। सिस्मोमीटर, सिस्मोमीटर पृष्ठ तल की वक्रता नहीं मापता है, ये भूकंप की तीव्रता मापता है। भूकंप की तीव्रता या भूकंप के तरंगों का अध्ययन सिस्मोमीटर के द्वारा किया जाता है। तो भूकंप की तीव्रता कितनी है, भूकंप से कितने तरंगे आ रही हैं, वो किससे मापा जाता है, सिस्मोमीटर से। पृष्ठ तल की वक्रता नहीं मापी जाती। तो पूछ क्या रहा है, कौन सा सुमेलित नहीं है, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। बाकी मैनोमीटर दाब मापने की यंत्र है। कार्बोरेटर अंदर पेट्रोल और डीजल वाले जो वाहन होते हैं उसको पेट्रोल को ऑक्सीजन से अनुपात में मिलाकर के उसको बर्न कराता है, जिससे गाड़ी को एनर्जी मिलती है और गाड़ी चल पाता है। कार्डियोग्राफ हृदय की गति और धड़कन मापता है। कार्डियोग्राफ ईसीजी जो कराते हैं उसी के बाद किया गया। ईसीजी का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। सिस्मोमीटर भूकंप की तीव्रता और तरंगों का अध्ययन किया जाता है। पृष्ठ तल की वक्रता दिया है, ये गलत है। यानी पूछ रहा कौन गलत है, तो यही गलत है यानी यही सही है। अब देखिए एनीमोमीटर, एनीमोमीटर से हम लोग वायु की चाल मापते हैं, सही है। अगर विंड वेन एक होता है, विंड वेन यंत्र जो होता है वायु की दिशा मापी जाती है, किस दिशा में वायु बह रही है। लेकिन एनीमोमीटर की बात किया तो वायु का स्पीड मापता है। अमीटर क्या करता है, विद्युत धारा मापता है। टैकियोमीटर क्या करता है, दाबांतर मापता है। सॉरी टैकियोमीटर जो होता है, टैकोमीटर। पायरोमीटर उच्च ताप मापता है, मीटर विद्युत धारा मापता है। एनीमोमीटर वायु की चाल मापता है, अगर विंड वेन कह देता तो वायु की दिशा मापता है। टैकोमीटर जो होता है, मोटरसाइकिल में देखे हैं ना, ऐसे सुई रहता है ऐसे, ये ओडोमीटर होता है, यानी गति मापक यंत्र। किस स्पीड से गाड़ी चल रही है उसको मापने के लिए हम लोग टैकियोमीटर या टोकोमीटर का उपयोग करते हैं। टोकोमीटर या टैकियोमीटर। तो स्पीड मापने के लिए, ये जो दिया गलत है, ये स्पीड मापक यंत्र है। मोटरसाइकिल में जो लगा होता है ना, ऐसे सुई लगा होता है, ऐसे जाता है तो वो टोकोमीटर होता है। तो ये दाबांतर मापने का यंत्र है, ये गलत है। यानी कौन सुमेलित नहीं है, यही सुमेलित नहीं है। पायरोमीटर से उच्च ताप मापा जाता है। पायरोमीटर से कौन सा उच्च ताप मापा जाता है, 1500 डिग्री सेंटीग्रेड से अगर ऊपर का टेम्परेचर नापना हो तभी पायरोमीटर का उपयोग करते हैं। पायरोमीटर किसी चीज़ का टेम्परेचर नापने के लिए उसको टच नहीं करता, बाकी विकिरण पर आधारित होता है, नॉन कॉन्टेक्टलेस होता है। इसलिए बिना स्पर्श किए अगर टेम्परेचर नापने वाला कोई यंत्र है तो उसको पायरोमीटर कहते हैं। 1500 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर के टेम्परेचर को मापता है। ये वाला ऑप्शन सही है। सापेक्ष आर्द्रता, आर्द्रता मापने के लिए सापेक्षिक आर्द्रता मतलब वायुमंडल में कितनी नमी है, वायुमंडल की नमी के लिए हाइग्रोमीटर। लेकिन अगर द्रव का घनत्व पूछ दे, द्रव का घनत्व, तो हाइड्रोमीटर। देखिए घनत्व पूछे तो डी से डेंसिटी होता है तो ड्रो लगा गया। ग्रो अगर पूछ दे तो नमी, ग्रो।
तो हाइग्रोमीटर का है तो वायुमंडल में कितनी नमी है वो मापा जाता है। अगर ड्रो लिख दिया तो घनत्व मापा जाता है। ड्रो डी से डेंसिटी हो जाता है। द्रव का घनत्व नापने के लिए हाइड्रोमीटर, देखिए हाइड्रोमीटर दिया है, जबकि यहाँ आर्द्रता पूछा तो हम यहीं पे मार के खुश हो जाते हैं, जो कि गलत हो जाता है। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंस होता है। तो हाइड्रोमीटर द्रव का घनत्व मापता है, न कि वायुमंडल की आर्द्रता। वायुमंडल की आर्द्रता नापने के लिए हाइग्रोमीटर का उपयोग करते हैं, यानी कि बी इज द करेक्ट ऑप्शन। लैक्सोमीटर क्या कहता है? प्रकाश की तीव्रता। कहीं पे भी कोई लाइट जल रही है तो उससे कितना प्रकाश कितने वेग से आ रहा है उसकी तीव्रता मापने के लिए लैक्सोमीटर का उपयोग करते हैं। पोटेंशियोमीटर से विभवांतर मापा जाता है। इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट, इलेक्ट्रिक यंत्र के बीच विभवांतर को मापने के लिए पोटेंशियोमीटर का उपयोग किया जाता है। देखिए वायु की आर्द्रता, फिर से वही क्वेश्चन, वायु की आर्द्रता मापने के लिए हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, हाइड्रोमीटर द्रव का घनत्व, मैनोमीटर दाब, मैनोमीटर दाबांतर, दाब मापने के लिए, ओडोमीटर स्पीड, स्पीड मापने के लिए। तो ध्यान दीजिए ओडोमीटर या ओडियोमीटर, जो भी गाड़ी मोटर चलते हैं ना, जो यहाँ पे लगा होता है ना बक्सा, यहाँ स्पीड मापक या ऐसे ऐसे सुई भागता है ना, यही क्या का ओडोमीटर इसी को आते हैं। तो ओडोमीटर स्पीड मापता है, मैनोमीटर दाब मापता है, हाइड्रोमीटर द्रव का घनत्व मापता है, हाइग्रोमीटर वायुमंडल में कितनी नमी है, कितनी आर्द्रता है उसको मापता है। निम्नलिखित युक्तियों में से किसके द्वारा भूकंप की तीव्रता, सिस्मोग्राफ द्वारा भूकंप की तीव्रता मापी जाती है? स्टेथोस्कोप से क्या मापा जाता है? स्टेथोस्कोप, पहले ध्यान दीजिए, ध्वनि के अध्यारोपण, अध्यारोपण पर आधारित एक यंत्र है। तो पेरिस्कोप क्या करता है? पनडुब्बी में रह करके ऊपर की चीजें, पानी के ऊपर की चीजें को देखा जाता है। आगे देखते हैं, द्रव क्रिस्टल। देखिए द्रव क्रिस्टल हिंदी में लिखा है इसलिए हम लोग कंफ्यूज होते हैं, वास्तव में ये क्या कह रहा है? लिक्विड एलसीडी लिखा है। एलसीडी सब लोग जानते हैं क्या होता है, लिक्विड क्रिस्टल ही लिखा है। एलसीडी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, हम लोग कहते हैं एलसीडी लगा, तो एलसीडी कहाँ? एलसीडी का आजकल घड़ी बन रहा है, टीवी बन रहा है, लैपटॉप बन रहा है, पॉकेट वाला जो कैलकुलेटर, हर जगह एलसीडी उपयोग होता है। तो द्रव क्रिस्टल किस पे? कलाई घड़ियों में यूज हो रहे, प्रदर्शन युक्तियों में हर जगह क्रिस्टल लगा होता है, पॉकेट कैलकुलेटर आता है उसमें भी एलसीडी लगा होता है, तो सभी में लगा होता है। तो एलसीडी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, इसमें लिक्विड भी होता है और लिक्विड क्रिस्टल भी होता है, मतलब ठोस और द्रव दोनों से मिल करके एलसीडी नामक कुछ यंत्र बनता है, जो हर जगह आज के आधुनिक युग में उपयोगी है। कलाई घड़ी हो, प्रदर्शन युक्ति, बहुत सारे खिलौने बनते हैं वो भी एलसीडी पर आधारित है, पॉकेट कैलकुलेटर आ गया है वो भी ऐसे दबा दबा के यूज करते हैं। तो हर जगह द्रव क्रिस्टल प्रयुक्त होते हैं। अब देखिए ये स्टेथोस्कोप, देखिए हृदय की ध्वनि सुनने के लिए, हृदय की ध्वनि सुनने के लिए, देखिए ध्यान दीजिएगा, ईसीजी, ये धड़कन किस दर से धड़क रहा है हृदय, उसके लिए ईसीजी। लेकिन हृदय की ध्वनि सुनने के लिए, मतलब कैसा ध्वनि आ रहा है उसमें, उसके लिए हम लोग स्टेथोस्कोप नामक यंत्र का उपयोग करते हैं। स्फिग्नोमीटर, स्फिग्मोनोमीटर, ये रक्तचाप मतलब ब्लड प्रेशर नापने के लिए उपयोगी होते हैं। कैरेटोमीटर, कैरेटोमीटर से सोने की शुद्धता, कहते हैं ना 24 कैरेट सोना, 28 कैरेट सोना शुद्ध माना जाता है, तो कैरेट से बना है कैरेटोमीटर, इससे सोने की शुद्धता का पता लगाया जाता है। लक्स मीटर, अभी हम बताएं प्रकाश कितना तीव्र वेग से आ रहा है, प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए हम लोग लक्स मीटर का उपयोग करते हैं। तो अब इसमें ऑप्शन तो है ही नहीं, तो इसको मिला लेते हैं। ए का तीसरा, बी का चौथा, सी का दूसरा, डी का पहला। तो आप इसको देख लीजिएगा, ध्यान दीजिए, कैरेटोमीटर सोने की शुद्धता, स्फिग्नोमेनोमीटर से ब्लड प्रेशर मापा जाता है। सामान्यतः ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए? 120/80, यमयम 120/80 यमयम एचजी,
ध्यान दीजिए, ये मात्रक भी पूछता है। एचजी का मतलब होता है पारा। एक बार पीसीएस के क्वेश्चन में पूछा जाता है ब्लड प्रेशर एचजी में मापा जाता है, एचजी क्या बताता है? तो एचजी क्या है? पारा बताता है। 120 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और 80 से नीचे नहीं होना चाहिए। 80 से नीचे हो जाएगा तो उसको कहते हैं लो ब्लड प्रेशर, 120 से ऊपर जाता है तो उसको कहते हैं हाई ब्लड प्रेशर। तो साधारण मनुष्य का ब्लड प्रेशर 120 से 80 के रेंज में होता है। तो ये है ऑप्शन। रक्त दबाव मापने का यंत्र अभी बताएं, स्फिग्मोमैनोमीटर, और बैरोमीटर से दाब, टैकोमीटर से स्पीड, इससे दाब, इससे एक्टिनोमीटर से के रक्त दबाव मापने का यंत्र कौन सा है? स्फिग्मोमैनोमीटर, और दाब मापने के लिए बैरोमीटर, स्पीड मापने के लिए टैकोमीटर, एक्टिनोमीटर से इंटेंसिटी ऑफ द रेडिएशन, विकिरण की तीव्रता मापने के लिए एक्टिनोमीटर का उपयोग करते हैं। तो इससे हम लोग विकिरण की तीव्रता यानी सूर्य से कितना विकिरण आ रहा है, किस रफ्तार से आ रहा है, उसको नापने के लिए एक्टिनोमीटर। फिलहाल हमको अगर सही ऑप्शन करना हो तो कौन सा करेंगे? स्फिग्मोमैनोमीटर, मतलब द्रव्य मापने का यंत्र क्या होता है? स्फिग्मोमैनोमीटर। डॉक्टरों द्वारा प्रयुक्त होने वाला स्टेथोस्कोप, देखिए व्यतिक ध्वनि के तरंगों के अध्यारोपण पर आधारित है। ये है ना जी, इसको हम पहले देखिए 42 नंबर क्वेश्चन, डॉक्टरों द्वारा प्रयुक्त होने वाला स्टेथोस्कोप, हम पहले ही बताए हैं स्टेथोस्कोप ध्वनि के तरंगों के अध्यारोपण पर आधारित है। अध्यारोपण क्या होता है? अध्यारोपण को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं रेजोनेंस। जब ध्वनि तरंगे टकराती हैं तो टकराने पे जिस बिंदु पर टकराती हैं वहीं उसी को कहते हैं अध्यारोपित हो रही है। तो अध्यारोपित होने से दो चीज़ें होती हैं, ध्वनि का वेग बढ़ भी जाता है, ध्वनि का वेग घट भी जाता है। जब बढ़ जाता है तो उसको कहते हैं कंस्ट्रक्टिव रेजोनेंस, जब घट जाता है तो उसको कहते हैं डिस्ट्रक्टिव रेजोनेंस, संतोषी व्यतिकरण, विनाशी व्यतिकरण। स्टेथोस्कोप मापता फिर क्या है? ध्वनि, हमारे हृदय के धड़कन की ध्वनि को सुनता है, हमारे फेफड़ा के ध्वनि को सुनता है। तो ध्वनि पर आधारित होता है ध्वनि को सुनने के लिए, तो ध्वनि तरंगों के अध्यारोपण पर आधारित होता है स्टेथोस्कोप। रेजोनेंस क्या होता है बहुत ज़्यादा डिटेल में साइंस वाले जानते होंगे। फिर से वही क्वेश्चन, सूची का मिलान कीजिए। एनीमोमीटर, एनीमोमीटर से वायु का वेग, देखिए एक तीसरा मिल गया, खुश हो जाइए, अब कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। अगर पढ़ लेते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो यहीं पर टिक करके आगे बढ़ जाइए। फिर भी देख लेते हैं। बी का पहला देखिए है, बी का पहला बैरोग्राफ वायुमंडलीय दबाव, सी का दूसरा हाइग्रोमीटर, फिर आ गया हाइग्रोमीटर आर्द्रता, डी का चौथा। अगर केवल एक तीसरा मिल गया और कहीं तीसरा है ही नहीं तो बस इसको मार के हम लोग आगे बढ़ेंगे। बाकी अगर टाइम है तो खूब इत्मीनान से समझने के लिए आगे भी एग्ज़ाम देना खूब पढ़िए, नहीं एग्ज़ाम टाइम में समय बचाना जरूरी होता है। ऑक्सेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है वृद्धि दर मापने के लिए। जब पौधा जो होते हैं जब लगाते हैं तो पौधा मतलब प्लांट्स किस रेट से बढ़ रहे हैं उसको मापने के लिए ऑक्सेनोमीटर नामक यंत्र का उपयोग करते हैं। वृद्धि दर मापने मतलब कौन से वृद्धि दर? पौधे में ग्रोथ, पौधे किस दर से बढ़ रहे हैं, यहाँ अधूरा लिखा है, यहाँ लिखना चाहिए कि पौधों में वृद्धि दर मापने के लिए। ओडोमीटर वाहनों के पहियों द्वारा तय की गई दूरी मापने का यंत्र है। पहले बताइए ओडोमीटर क्या है? स्पीड मापक यंत्र है, वही लगा होता है जो गाड़ी में सबसे आगे मोटरसाइकिल में लगा होता है ना हैंडल के पास, वही है ओडोमीटर। ओंडोमीटर क्या है? ओंडोमीटर विद्युत चुंबकीय तरंगों के आवृत्ति मापने का यंत्र है। ये भी ध्यान दीजिएगा, ओडोमीटर ओंडोमीटर बहुत कम फर्क है। ध्यान दीजिए, ओडोमीटर स्पीड मापने के लिए जो मतलब चक्का जो होता है गाड़ी के कितना स्पीड से चल रहा है उसकी स्पीड मापने के लिए ओडोमीटर, लेकिन ओंडोमीटर कह दे तो विद्युत चुंबकीय तरंगों के आवृत्ति मापने के लिए। तो थोड़ा सा देखिएगा इसको ध्यान से। ऑडियोमीटर ध्वनि तीव्रता मापने का यंत्र है। एमीटर विद्युत शक्ति नहीं मापता है, विद्युत धारा मापता है, विद्युत
धारा मापता है। तो विद्युत धारा मापने के लिए अमीटर का उपयोग करते हैं। ऑडियो मीटर, हम लोग ऑडियो वीडियो सुनते हैं ना, तो वीडियो क्या करता है उसको हम लोग देखते हैं, ऑडियो क्या करता है हम सुनते हैं। तो ऑडियो मीटर ध्वनि तीव्रता को, ध्वनि कितना आ रहा है उसको हम लोग सुनते हैं, ऑडियो मीटर। ओडोमीटर ध्यान दीजिएगा, विद्युत चुंबकीय तरंगों के आवृत्ति को मापता है। ओडोमीटर स्पीड को मापता है। तो ओडोमीटर और ओडोमीटर को ध्यान से देखिएगा। ओडोमीटर रहे, कल के मान लीजिए 2 ऑप्शन है तो हम लोग ठीक है केवल यही ऑप्शन आ जाएगा, और विकल्प में स्पीड भी दे देगा, तरंगों की आवृत्ति भी दे देगा, तो इसमें लोग गलत करने के ज़्यादा चांस होते हैं। तो ओडोमीटर स्पीड, ओडोमीटर फ्रीक्वेंसी आवृत्ति, वैसे भी ओएन यन आ रहा है ना, तो यन से हम लोग आवृत्ति को डिनोट करते हैं। यन अगर इसमें आ रहा है, ओन न आ रहा है तो यन से हम लोग आवृत्ति को ही निरूपित करते हैं। तो इसे भी ध्यान रखिएगा। ओडोमीटर रहे तो आवृत्ति मापेगा, किसका? विद्युत चुंबकीय तरंगों की। पारे को साधारणतः तापमापी यंत्रों में उपयोग, जो थर्मामीटर उपयोग होता है जिसे हम बुखार नापते हैं, उसमें जो पाइप में भरा होता है पारा भरा होता है। अब पारा ही क्यों भरा होता है? क्योंकि पारा जो होता है ऊष्मा का सुचालक होता है, यानी कि ऊष्मा का सुचालक होता है, टेम्परेचर में जो परिवर्तन होता है उसको बड़े तेजी से बता देता है। तो हमको टेम्परेचर मापने के लिए ही हम थर्मामीटर का उपयोग करते हैं ना, तो जो टेम्परेचर के प्रति सुग्राही होगा वही ना फिर यूज होगा। तो उच्च संचालन शक्ति के कारण हम लोग थर्मामीटर में, मतलब तापमापिक यंत्रों में पारे का उपयोग किया जाता है। उच्च संचालन शक्ति मतलब सुचालकता के कारण, तो ये ध्यान देना है। और भी ये लिक्विड होता है, लिक्विड आसानी से दिख भी जाता है, चमकदार होता है, तो ये भी कारण है। लेकिन मेन कारण ये है कि उसकी सुग्राहिता ज़्यादा होती है, यानी कि वो गुड कंडक्टर होता है, ऊष्मा के प्रति अच्छा चालक होता है। तो उच्च संचालन शक्ति इसमें जबरदस्त होती है, ताप का परिवर्तन जल्दी से दिखा देता है, इसलिए थर्मामीटर यानी तापमापी में पारे का उपयोग किया जाता है। 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁹ मीटर, METER। अब मीटर ऑप्शन में दिया है नहीं, सेंटीमीटर दिया है, तो -9 मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 को गुणा कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 10⁻⁷ सेंटीमीटर। नैनोमीटर वहाँ उपयोगी होता है जब किसी प्रकाश का तरंगदैर्घ्य मापना हो तब। वैसे भी एंगस्ट्रॉन भी यूज होता है। 1 एंगस्ट्रॉन बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर, और 1 माइक्रोन यूज होता है 10⁻⁶ मीटर। ये बैक्टीरिया का साइज मापने के लिए, ये प्रकाश का तरंगदैर्घ्य मापने के लिए 1 फर्मी मीटर होता है, ये होता है 10⁻⁻15 मीटर। ये न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का साइज कितना है, उसका व्यास कितना है, वहाँ पर हम फर्मी मीटर का उपयोग करते हैं। वैसे भी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का साइज जो होता है, व्यास होता है 1 फर्मी होता है, 1 फर्मी होता है यानी 10⁻⁻15 मीटर होता है। एक सेक्सटेंट एक यंत्र होता है, देखे होंगे जब रोड बनता है, तो रोड बनता है तो इंजीनियर जो होते हैं इतना लेके खड़े रहते हैं, ऐसे देखते हैं। तो अल्टीट्यूड मापने के लिए, दूरी मापने के लिए और हाइट मापने के लिए हम लोग सेक्सटेंट नामक इंस्ट्रूमेंट यंत्र का प्रयोग करते हैं। त्रिकोणमिति में उपयोग होता है। त्रिकोणमिति में हाइट मापने के लिए, एंगल मापने के लिए, अल्टीट्यूड मापने के लिए हम लोग उपयोग करते हैं। तो वस्तु की ऊंचाई नापने के लिए, मीनार पहाड़ी के क्षेत्र, वस्तु की ऊंचाई नापने के लिए, रोड बनाते समय रोड की दूरी समझने के लिए, चौड़ाई देखने के लिए, हाइट सही है कि खाला ऊंचा तो नहीं है, उसको मिलाने के लिए सेक्सटेंट नामक यंत्र का प्रयोग करते हैं। तो वो वस्तु की ऊंचाई नापने के लिए, दूरी मापने के लिए, दूरी भी मापने के लिए उपयोग होता है। यहाँ ऊंचाई दिया है, ऊंचाई का मतलब रोड एक समतल है ना, एकदम सटीक। अगर ऐसे रोड में थोड़ा भी जर्क होगा तो फिर गाड़ी को चलाने में असुविधा होगी। तो थोड़ा भी जर्क ना दिखे, जर्क को पकड़ ले, कहीं खाला ऊंचा को आसानी से पकड़ ले, ये वो कौन सा यंत्र होता है? सेक्सटेंट। ये आमतौर पर त्रिकोणमिति में उपयोगी होता है। प्रकाश की तीव्रता, प्रकाश की तीव्रता से हम लोग लक्स मीटर को उपयोग करते हैं।
लक्स मीटर से प्रकाश की तीव्रता, अल्टीमीटर से ऊंचाई हाइट मापते हैं, ऊंचाई, इसे हम लोग ऊंचाई का मेजरमेंट करते हैं। लक्स मीटर प्रकाश की तीव्रता। कैलोरीमीटर ऊष्मा मापक यंत्र है, ऊष्मा मापक, ये ऊष्मा मापक यंत्र है। एनीमोमीटर स्पीड किसका, वायु का स्पीड मापने के लिए, ऊष्मा को मापने के लिए कैलोरीमीटर। लक्स मीटर प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए। अल्टीमीटर कितना अल्टीट्यूड है, अल्टीट्यूड मापते हैं तो हाइट मापने के लिए उपयोग करता है। बाकी क्वेश्चन में दिया लक्स मीटर होगा प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए। देखिए धावन मशीन की किस क्रियाविधि पर आधारित होता है, तो अपकेंद्री बल पर आधारित होता है। देखिए क्या होता है, वॉशिंग मशीन में देखे हो तो ये कैसे छड़नुमा आकृति होती है, ड्रावर होता है। ड्रावर में यहाँ पर छेद बना होता है, ये पूरा छेद होता है, इसी पे इसमें कपड़ा भरा होता है। इसी पे कपड़ा जब भीगा होता है तो खूब तेजी से राउंड कर रहा होता है, वृत्ति पथ पर घूम रहा होता है। तो वृत्ति पथ पर जब कोई घूमता है तो अपकेंद्री मतलब केंद्र से बाहर की ओर एक बल कार्य करता है, उसको कहते हैं अपकेंद्री बल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो अपकेंद्री बल जब बाहर की ओर लगेगा तो जो कपड़ा है, जो कपड़ा में नमी है, जो भीगा हुआ कपड़ा है, उसके से जल जो होता है, कपड़े को तो बाहर फेंकेगा नहीं, छोटे छोटे छिद्र होता है, तो जल को इस छिद्र के माध्यम से बाहर फेंक देता है और कपड़ा आसानी से सूख जाता है। तो वॉशिंग मशीन में लोग बताते हैं ना कपड़ा भी सुखा देता है। तो कपड़ा सुखा देता है किस क्रिया के कारण, क्योंकि उसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है। क्योंकि ड्रावर लगा होता है, ड्रावर में छोटे छोटे छिद्र लगे होते हैं, कपड़ा इसमें ऐसे नाचता है तो बाहर की ओर, मतलब केंद्र से बाहर की ओर यानी अपकेंद्री बल लगता है। अपकेंद्री बल क्या करता है, कपड़े में जो नमी होती है, जो लिक्विड होते हैं, उस ड्रावर में लगे छोटे छोटे छिद्र से बाहर फेंक देता है। तो धावन मशीन की क्रियाविधि किस पे आधारित है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पर आधारित है। प्रत्येक क्रिया के लिए एक समान और विपरीत प्रक्रिया होती है, इसको न्यूटन थर्ड लॉ कहते हैं, न्यूटन थर्ड लॉ। एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, इसको न्यूटन ने दिया था। और ये उपयोगी कहाँ होता है, रॉकेट में, जेट इंजन में। जेट इंजन जो रॉकेट चलता है ना, रॉकेट जो चलता है वायुमान में, रॉकेट होता है, तो वो गैस पीछे छोड़ता है, स्ट्रीम पीछे छोड़ता है, क्रिया करता है, और क्रिया के अपोजिट क्या होता है, प्रतिक्रिया। तो जितना तेजी से गैस को बाहर फेंकेगा, वाष्प बाहर फेंकेगा, उतने स्पीड से वो आगे बढ़ेगा। तो वायुमान में जो जेट होता है, जेट वायुमान होता है, जो रॉकेट होता है, न्यूटन थर्ड लॉ पर आधारित होता है। न्यूटन थर्ड लॉ को ही हम लोग संवेग संरक्षण का नियम भी कहते हैं, संवेग संरक्षण का नियम इसी पर आधारित है। अब संवेग संरक्षण का नियम क्या है आगे बताते हैं। पहले ये जाना है कि प्रत्येक क्रिया का एक प्रतिक्रिया होता है, न्यूटन का थर्ड नियम है। तो जैसे हम दीवार को जैसे किसी चीज़ को हम पीटते हैं तो हमको भी चोट लगती है, उसको तो चोट लगती ही है जिसको हम पीट रहे हैं, बाकी उसके प्रतिक्रिया में हमको भी हाथ पे चोट लगती है। तो लोग हमको चोट न लगे डंडा का सहारा यूज करते, डंडे से मारते हैं। लिफ्ट में किसी पिंड का आभासी भार उसके वास्तविक भार से अधिक होगा, कब होगा? देखिए कब होता है, इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए अगर ये कोई पिंड है जिसका द्रव्यमान नियम है, तो इसका भार mg नीचे की ओर कार्य करेगा, इस पर एक प्रतिक्रिया बल ऊपर की ओर कार्य करता है। ठीक, कोई भी पिंड है कहीं पर रखा है तो उसका स्वयं का भार होगा mg नीचे की ओर कार्य करेगा, और उस पर एक प्रतिक्रिया बल r ऊपर की ओर कार्य कर रहा है। अब ये लिफ्ट में है, लिफ्ट में ये व्यक्ति बैठा हुआ, अगर लिफ्ट नीचे आ रहा है, लिफ्ट अगर नीचे की ओर आ रहा है तो गति कर रहा है तो उसमें त्वरण होगा। तो जब लिफ्ट नीचे की ओर गति कर रहा है तो नीचे की ओर गति कर रहा है mg अधिक है, और ये नीचे की ओर कार्य कर रहा है, ये r ऊपर की ओर कर रहा है, लेकिन ये नीचे की ओर कार्य करता, प्रभावी ये होगा तो ये अधिक होगा, तो mg माइनस r, इस पे जो नेट बल लगेगा mg माइनस r होगा। चूंकि mg भी बल नीचे की ओर कार्य कर रहा है, प्रतिक्रिया बल ऊपर की ओर कार्य कर रहा है, लेकिन चूंकि गति नीचे की ओर हो रहा है तो प्रभावी ये है, तो mg माइनस r ये नेट बल है। अब नेट बल
बराबर क्या होता है, यम बराबर यम में होता है, इसका द्रव्यमान यम है और त्वरण ए है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा यम जी माइनस यम ए बराबर आर, यानी कि प्रभावी बल जो है ये क्या है आर, जो आभासी आर को हम लोग कहते हैं आभासी बल, आभासी ये जो इसको बोलते हैं आभासी बल, आभासी बल। तब यहाँ से क्या देख रहे हैं आर का मान जो है यम जी से क्या है, आर का मान यम जी से छोटा है, ये जो यम जी है वास्तविक भार है, वास्तविक भार, ये जो यम जी होता है इसको हम लोग कहते हैं वास्तविक भार, वास्तविक भार, और आर जो होता है आभासी भार होता है, आभासी बल होता है। तो अब बताइए यम जी में से कुछ घटने के बाद आर मिल रहा है, यानी आर यम जी से छोटा होगा, यानी लिफ्ट जब नीचे की ओर गति कर रही है तो उसका आभासी भार वास्तविक भार से कम होगा। लेकिन इसमें क्या करें, लिफ्ट में किसी पिंड का आभासी भार उसकी वास्तविक भार अधिक कब होगा, ये जान जाइए कि जब लिफ्ट नीचे की ओर गति कर रहा है तो उसका आभासी भार वास्तविक भार से कम होगा। लेकिन अब इसको पूछ जो रहा उसके अकॉर्डिंग करते हैं, अब इसको मिटा देते हैं। अगर पिंड नीचे की ओर गति न करके ऊपर की ओर गति करे ऐसे त्वरण ए से, तो ऊपर की ओर गति कर रहा था प्रभावी बल आर हो जाएगा, तो नेट बल क्या हो जाएगा आर माइनस यम जी, नेट बल बराबर यम बराबर क्या होता है यम ए, तो आर बराबर क्या हो जाएगा यम जी प्लस यम ए। अब देखिए जो आभासी भार वास्तविक भार में से कुछ जोड़ने पर मिल रहा है, यानी कि आभासी भार वास्तविक भार से अधिक होगा, वास्तविक भार अधिक होगा, अपने आभासी भार उसके वास्तविक भार से अधिक होगा। तो यहाँ आभासी भार उसके वास्तविक भार से अधिक कब होगा, जब पिंड मतलब लिफ्ट में ऊपर की ओर गति कर रहा है। हाँ, नियत गति तो पहले होना ही नहीं चाहिए, नियत गति गलत है। देखिए ये क्वेश्चन जल्दबाजी में गलती हो जाएगा, नियत गति दिया तो जब नियत गति दिया तो त्वरण तो होगा ही नहीं, तो फिर गति कहाँ करेगा, ठीक है, तो ये तो कभी होगा ही नहीं। हालांकि हम जल्दबाजी में बता दिए हैं तो इसको ध्यान दीजिएगा। नियत गति दिया, जब नियत गति हो गया तो फिर त्वरण ही नहीं है, तो फिर गति ही नहीं करेगा। और यहाँ कह रहा है कि गति कर रहा है, लिफ्ट में गति कर रहा है, तो हमेशा ऊपर की ओर जब त्वरण गति करेगा तब, जब ऊपर की ओर गति कर रहा है तो जैसे भी ऊपर की ओर जब गति कर रहा होगा तो उसका आभासी भार उसके वास्तविक भार से अधिक होगा। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें लिफ्ट में किसी पिंड का आभासी भार उसके वास्तविक भार से अधिक होगा जब वह ऊपर की ओर त्वरण से गति कर रहा होगा। ठीक, त्वरण होना चाहिए, तब गति कर रहा है तो त्वरण होना चाहिए, बिना त्वरण का गति संभव ही नहीं है। अब यहाँ पर नियत गति कह रहे हैं तो नियत गति होगा तो यहाँ तो त्वरण ही नहीं है, यहाँ नियत गति कह रहा है तो यहाँ तो त्वरण है ही नहीं, तो यहाँ जब त्वरण है ही नहीं तो यहाँ तो गति का सवाल ही नहीं है, यहाँ तो गति होगा ही नहीं। जब गति नहीं होगा, गति होने के लिए त्वरण चाहिए, तो ऑप्शन या तो बी सही होगा या तो डी सही होगा। अब बात यह है कि ऊपर की ओर जब त्वरित होगा तो आभासी भार मतलब आर वास्तविक भार एम जी से अधिक होगा। कब? जब ऊपर की ओर ए त्वरण से गति कर रहा होगा। तो फिर से इसको हम समराइज कर दे रहे हैं। यदि कोई पिंड है जिसका द्रव्यमान एम है, इसका भार एम जी नीचे की ओर, प्रतिक्रिया आर ऊपर की ओर, यदि आर इज ग्रेटर देन एम जी हो जाए, आर क्या है? आभासी भार, आभासी भार, एम जी क्या है? वास्तविक भार, वास्तविक भार। ठीक, तो जब R इज ग्रेटर देन एम जी होगा, यानी कि तब जब लिफ्ट ऊपर की ओर त्वरित गति से त्वरण से गति कर रहा होगा तो उसका भार अधिक महसूस होगा, वास्तविक भार से अधिक होगा। अगर आज R प्रतिक्रिया बल उस मतलब आभासी भार या आभासी बल उसके वास्तविक बल से कम हो तो वो नीचे की ओर ए त्वरण से गति कर रहा होगा। तो इसको ध्यान से थोड़ा सा देखिएगा, ये क्वेश्चन आते रहे हैं, आएंगे भी, इंपॉर्टेंट है। एक भारहीन रबर के गुब्बारे में 200 ग्राम जल भरा है, 200 ग्राम जल भरा है।
जल में इसका भार, देखिए 200 ग्राम जल भरा है किसी गुब्बारे में, 200 ग्राम, तो गुब्बारे पर का तो कोई भार होता नहीं है, जल में इसका भार पूछ रहा है, यानी कि पूरा जल में डूबा हुआ है। ये क्या है? पूरा जल में डूबा हुआ है, पूरे जल में डूबा हुआ है। तो आर्किमिडीज का सिद्धांत ये कहता है, आर्किमिडीज का सिद्धांत कि जब कोई वस्तु जल में पूर्णतः या आंशिक रूप से डूबी हुई हो तो उस वस्तु पर लगने वाला भार, यानी उस वस्तु का भार वस्तु द्वारा हटाए गए जल के भार के बराबर होता है। तो अब ये बताइए, इसका भार 200 ग्राम है, किसका? गुब्बारे के अंदर जल का, गुब्बारे में जल, ये पूरा पानी में डुबो दिया गया है। तो पानी में जब डुबो दिया गया तो इसका भार बराबर हो जाएगा किसके? इस गुब्बारे के द्वारा हटाए गए जल के भार के बराबर। तो गुब्बारे का भार और इसके द्वारा हटाए गए जल का भार दोनों बराबर हो गया, तो नेट बल क्या हो जाएगा? 0, 0। कहने का मतलब ये है कि जब भी कोई वस्तु किसी पानी में डुबाया जाता है तो पानी के ऊपर है तो उसका भार है, लेकिन जितना पानी में डुबोएंगे, जितना पानी हटाएगा, जितना वजन का पानी हटाएगा, मतलब जितना पानी हटा दिया उस पानी हटाए गए पानी के भार के बराबर इसके भार में कमी होती जाएगी। देखिए फिर से इसको समझते हैं। आर्किमिडीज के सिद्धांत क्या कहता है? यहाँ पानी है, जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूर्णतः या आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव का भार, मान लीजिए वस्तु इतना बड़ा, इतना है, इतना अगर वस्तु इसमें डूब गया, पहले इसका भार कितना था? 10 किग्रा, पानी के बाहर था तो 10 किग्रा था, लेकिन अब इसका कुछ पोर्शन यानी कि लगभग 1.5 किग्रा पानी के अंदर डूब गया। तो ये भार जो होता है, ये पानी द्वारा जो हटाया गया, पानी जो हटाया गया इसके द्वारा, वो उसको अपहेल्ड कर दे, उत्प्लावक बल, मतलब उसके विपरीत दिशा में बल लगाएगा, उसको कहते हैं उत्प्लावक बल, अपथ्रस्ट फोर्स। तो ये वाला भार जो 1.5 किग्रा को बैलेंस कौन कर लेगा? पानी के द्वारा लगाएगा ऊपर की ओर बल, मतलब उत्प्लावक बल कहते हैं। तो 10 किग्रा था तो 1.5 किग्रा हटा दिए, तब इसका भार केवल 8.5 किग्रा ही रहेगा। बस इतना ध्यान देना है। अब और डुबो दिए, आधा डुबो दिए, पूरा ही डुबो दिया आधा, अभी पूरा आधा का आधा डुबो दिए, तो जो इसका 5 किग्रा वाला भार था वो पानी में डूब गया और पानी के द्वारा उतना ही बल ऊपर की ओर लगाया गया। जितना बल ये नीचे लगाया, 5 किग्रा के जोर से बल नीचे की ओर लगाया, तो पानी भी तो ऊपर की ओर लगाएगा, तो इसके 5 किग्रा को माइनस कौन कर दिया? पानी के द्वारा लगाएगा ऊपर वाला बल, यानी उत्प्लावक बल, तब इसका भार कितना रह गया? 5 किग्रा, 5 किग्रा रह गया। अब ये पूरा अगर इसमें डुबो दिया जाए, मतलब अब इसमें ये पूरा डूब गया, यानी कि 10 किग्रा इसका भार था, उतने भार नीचे से पानी का भी भार हो गया। जितना द्रव हटाया उसका भार, कितना द्रव हटाया? जितना इसका भार है उतने भार का द्रव हटाया। तो जो द्रव हटाई ऊपर की ओर बल लगाया, तो इसी के भार के बराबर जब ऊपर की ओर बल लगेगा, उत्प्लावक बल कहेंगे, तो ये 10 माइनस 10 बराबर 0 हो जाएगा, 0 किग्रा का भार हो जाएगा। तो यही चीज़ तो कह रहे हैं यहाँ पर, 200 ग्राम का जल भरा जाता है, जल में इसका भार, जल के बाहर नहीं पूछ रहा, जल में पूर्णतः डूबा हुआ है। तो जल में जब किसी वस्तु को डुबो देंगे तो उसका जितना भार है उतने बल जल के द्वारा ऊपर की ओर लगाएगा, यानी न्यूट्रलाइज कर देगा, माइनस कर देगा, यानी इसका भार क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। बाकी बस इतना चाहिए कि यहाँ आर्किमिडीज का सिद्धांत लगा। आर्किमिडीज का सिद्धांत ये कहता है कि जब भी कोई वस्तु द्रव में पूर्णतः या आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो उस वस्तु पर भी नीचे से एक बल कार्य करता है, उसको हम लोग कहते हैं उत्प्लावक बल।
उत्प्लावक बल क्या होता है, जितना जैसे जैसे वस्तु को पानी में डुबोते जाएंगे उतना वो इसका भार नीचे से भी लगता जाएगा, यानी इसके वाले भार को नीचे वाला जो ऊपर बल लग रहा है माइनस करते जाएगा। जब पूर्णतः डूब जाएगा तो इसका भार पानी के द्वारा ऊपर की ओर लगाया गया भार उत्प्लावक बल के बराबर हो जाएगा, यानी कि 0 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से अगर R ऊपर की ओर लगा रहा है बल, इसका भार mg नीचे की ओर कर रहा है, तो R बराबर अगर mg हो जाएगा तो नेट बल क्या हो जाएगा, 0। नेट बल 0 हो जाएगा, R माइनस mg बराबर 0 हो जाएगा, मतलब परिणामी बल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो जब कोई वस्तु पानी में डूब रहा है, मतलब डुबोया जाता है, तो पानी के द्वारा भी भार ऊपर लगाया जाता है, इसका भार नीचे की ओर लगाया जाता है। पूर्ण रूप से डुबो दिया जाएगा तो उतना बल पानी के द्वारा पार्टिकल पर लगाया जाएगा जितना इसका भार है, यानी दोनों बराबर हो जाएंगे और वो 0 हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। एक व्यक्ति जिसका पृथ्वी पर भार 62 किग्रा है, पृथ्वी पर भार 62 किग्रा है, चंद्रमा पर लगभग 10 किग्रा है होगा, चूँकि 1/6 होता है, लगभग की बात कर रहा है तो 1/6 होता है, तो इसका 1/6 10 किग्रा होगा। अंतरिक्ष में क्या होगा, अंतरिक्ष में तो g बराबर 0 होता है। चंद्रमा पर तो गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का 1/6 होता है, तो वहाँ तो ठीक है, उसका भार 10 किग्रा हो जाएगा, लगभग 10 किग्रा हो जाएगा। लेकिन अंतरिक्ष में चूंकि g होता ही नहीं है, तो इसलिए उसका भार क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो किसी वस्तु का भार डिपेंड करता है कि वो वस्तु कहाँ पे है, तो अलग अलग जगह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान बदलता रहता है, उसके अनुसार उसका भार भी बदलता जाता है। तो अंतरिक्ष में उसका भार 0 हो जाएगा। जब किसी पिंड को चंद्रमा से पृथ्वी पर लाया जाता है, चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण जो होता है पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का 1/6 होता है। मून का गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का 1/6 होता है। चंद्रमा से पृथ्वी पर लाया जाता है किसी पिंड को, तो उसका भार तथा द्रव्यमान, उसका पृथ्वी पर उसका भार बढ़ जाएगा जबकि द्रव्यमान अपवर्तित रहेगा। क्योंकि पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है, GE चंद्रमा के गुरुत्वीय त्वरण का 6 गुना होता है। पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का 6 गुना होता है, तो गुरुत्वीय त्वरण ज़्यादा तो भार ज़्यादा, तो पृथ्वी पर लाओगे तो उसका भार बढ़ जाएगा। लेकिन द्रव्यमान कहीं पे भी ले जाओ, पृथ्वी के नीचे ले जाओ, चंद्रमा पर ले जाओ, मंगल ग्रह पर ले जाओ, द्रव्यमान नहीं चेंज होता है। चेंज क्या होता है, भार चेंज होता है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है, तो अब पृथ्वी से चंद्रमा पर ले गया गया, तो चंद्रमा पर जो गुरुत्वीय त्वरण है पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का 1/6 होता है, यानी चंद्रमा पर भार कम हो जाएगा, उसका भार बढ़ जाएगा, उसका भार घट जाएगा। इसके भार में कोई वह पूर्णतः भारहीन हो जाएगा, गलत। वस्तु पृथ्वी से चंद्रमा पर ले गए तो चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण कम होता है, तो गुरुत्वीय त्वरण कम हो गया तो उसका भार घट जाएगा। वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या बदलता है, देखिए वस्तु कोई भी है, इसका मात्रा बदल दिए, यानी थोड़ा सा काट के निकाल दिए, थोड़ा काट के निकाल दिए, तो आयतन इसका बदल गया, थोड़ा सा काट के निकल गया तो आयतन बदल गया। इसका भार mg, चूँकि थोड़ा थोड़ा काट के निकालोगे तो द्रव्यमान कम होगा तो उसका भार भी परिवर्तित हो जाएगा। और द्रव्यमान हटा दिए तो भाई द्रव्यमान घट जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। लेकिन घनत्व कभी भी परिवर्तित नहीं हो जाता, क्योंकि घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे के आयतन। पर यूनिट वॉल्यूम में कितना मास है उसी को हम लोग घनत्व कहते हैं। तो ये तो पर यूनिट वाले कहीं से छोटा सा यूनिट ले सकते हैं। तो घनत्व मतलब उसकी गाढ़ापन, अरे दूध है तो दूध में से थोड़ा सा कुछ निकाल दो तो दूध का घनत्व तो उतना ही रहेगा ना, आयतन बदल जाएगा, उसका द्रव्यमान बदल जाएगा। बदलेगा क्या नहीं, घनत्व। शहद का घनत्व जो है, शहद का घनत्व वही रहेगा। शहद को थोड़ा सा दूसरे कंटेनर में अलग कर दो तो उसका द्रव्यमान घट जाएगा, भार घट जाएगा, आयतन बढ़ जाएगा, लेकिन घनत्व थोड़ा घट जाएगा। उसकी जो डेंसिटी है, जो गाढ़ापन है, वो तो उतना ही रहेगा ना। तो घनत्व क्या बताता है, गाढ़ापन बताता है। पानी का गाढ़ापन है, दूध का गाढ़ापन है, तो दूध को कम कर दिए, ज़्यादा कर दिए तो उसका गाढ़ापन थोड़ा कम ज़्यादा हो जाएगा। तो घनत्व तो नहीं बदलेगा, बाकी भार, आयतन और द्रव्यमान सब बदल जाएंगे। देखिए फिर से देखिए, यदि 100 ग्राम चीनी को आधा लीटर पानी में मिलाकर एक असंतृप्त चीनी का घोल तैयार किया जाता है तो इनमें कौन सी भौतिक राशि नहीं मिलेगी। अगर संतृप्त हो जाएगा तो फिर आयतन गलत हो जाएगा। ध्यान देना बस इसमें, असंतृप्त है मतलब सैचुरेटेड नहीं है, तब तक इसको पानी डालो, पानी में चीनी डालते जा दो, चीनी डालते तो जल का तल कभी बढ़ने वाला ही नहीं।
जल का तल इसमें, जैसे एक गिलास पानी में चीनी मिलाते हैं ना, तो पानी का तल बढ़ थोड़ा जाता है, एक का गिलास पानी रहता है। लेकिन अब खूब चीनी मिलाते जाओ, चीनी मिलाते जाओ, और चीनी घुलने के बाद जल के अणुओं के बीच जो दूरी बचा है वो बचा ही नहीं रह जाए, तो अब क्या करेगा, चीनी मिलाओगे तो इसके तल बढ़ जाएगा, यानी कि वॉल्यूम उसका बढ़ जाएगा। तो असंतृप्त है तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, किसमें, आयतन में, घनत्व बढ़ जाएगा। चीनी घोलते जाओगे घनत्व बढ़ेगा, द्रव्यमान भी, वजन भी बढ़ जाएगा, सांद्रता भी बढ़ जाएगी, लेकिन आयतन नहीं बदलने वाला है। कब, जब तक वो असंतृप्त है। ध्यान देना, केमिस्ट्री के भाषा में असंतृप्त क्या होता है, असंतृप्त। संतृप्त का मतलब होता है तब तक संतृप्त नहीं हुआ तब तक लेते रहेगा। हाँ, असंतृप्त है तो खूब चीनी घोलो, इसके आयतन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। तो आयतन, लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती। देखिए T बराबर होती है 2πL/g। T क्या है, आवर्तकाल होता है। आवर्तकाल क्या होता है, एक पूरा चक्कर लगाने में लगा समय। जब भी घड़ी चलती है तो एक पूरा चक्कर लगाने में जो समय होता है उसको आवर्तकाल कहते हैं। अब बताओ, लंबाई बढ़ गया, जब गर्मी होता है तो लंबाई जो होता है, जो लोलक घड़ी होती है, जो लेंथ होती है उसका, चूँकि टेम्परेचर गर्मी में बढ़ता है तो उसके कारण उसका लेंथ थोड़ा सा बढ़ जाता है। स्प्रिंग जैसा होता है, थोड़ा सा लेंथ जब बढ़ जाता है तो जब यल बढ़ेगा तो T बढ़ जाएगा, यानी आवर्तकाल बढ़ जाएगा। यल बढ़ेगा, यल जब बढ़ेगा तो उसका आवर्तकाल भी बढ़ जाएगा। आवर्तकाल बढ़ गया मतलब कि एक पूरा चक्कर लगाने में लगा समय बढ़ जाएगा, मतलब 1 घंटा बजने में अधिक समय लग रहा है। तो फिर हम क्या करेंगे, घड़ियाँ सुस्त हो गई, कहते हैं कि फिर घड़ी सुस्त हो गई है। तो घड़ी क्या हो जाए, गर्मियों के दिन में लंबे हो तो घड़ी सुस्त हो जाती है। किसके कारण, लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, जिससे एक दोलन में लगा समय उसका बढ़ जाता है। तो देखिए टेक्निकल क्वेश्चन है, थोड़ा सा फिजिक्स का नॉलेज होना चाहिए। T बराबर, ये आवर्तकाल निकालने के लिए फार्मूला हो जाता है, यल बढ़ेगा तो T बढ़ेगा। T मतलब होता है एक पूरा चक्कर लगाने में लगा समय। जब एक चक्कर पूरा समय, कोई भी दौड़ रहा है, एक पूरा चक्कर में ज़्यादा समय लगा रहा है तो क्या कहेंगे, अरे अब सुस्त हो गया। हाँ, तो घड़ी जब एक पूरा चक्कर लगाने में अधिक समय ले रही तो इसका मतलब वो सुस्त हो गई। वैसे आदमी भी है, एक राउंड लगा रहा है फिर ज़्यादा टाइम लगा रहा है तो फिर वो सुस्त हो गया। जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है। देखिए कुआं जब तक पानी में है तब तो हल्का लगेगा, उसका भार ही नहीं महसूस होगा। पानी के अंदर डोरी खींचो, लगेगा कुछ है ही नहीं है। डोरी का जितना वजन है, जो पानी के ऊपर जो डोरी दिख रही है, पानी के ऊपर ये डोरी है, तो डोरी का जो वजन है उतने वजन आपको महसूस होगा। लेकिन कब तक, लेकिन जैसे ही बाल्टी को इसे बाहर निकालोगे तो इसका वजन ज़्यादा महसूस होने लगेगा। तो जब कुएं से पानी के बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी पानी से बाहर आकर, स्थिरता खो बैठी, पानी से बाहर आकर उसके द्रव्यमान में वृद्धि हुई, पानी की सतह से ऊपर हल्की हो गई, पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई। ठीक, पानी की सतह से जैसे ही ऊपर जाएगा वो भारी हो जाता है। चूँकि अभी जब तक पानी में डूबा हुआ है तो इसके द्वारा हटाए गए जल का भार के द्वारा इस पर एक उत्प्लावक बल ऊपर की ओर लग रहा है, तो इसका जो भार है इस उत्प्लावक बल के द्वारा बैलेंस हो गया, यानी कोई भार महसूस ही नहीं हो रहा है। लेकिन जैसे ही पानी के ऊपर चला गया बाल्टी, तो बाल्टी का वास्तविक भार पता चलने लगता है, यानी पानी की सतह से ऊपर जब गया तो वो भारी महसूस होगी। जब तक पानी में डूबा है वो हल्का महसूस होगा। पीसा की झुकी हुई मीनार गिर नहीं जाती, क्यों? देखिए कोई भी चीज़ गिर जाएगा, जैसे ऐसे लड़क रहा है, गिर जाएगा, डिपेंड करता है उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे। देखिए क्या होती है, पीसा की मीनार कुछ ऐसे है, पीसा की मीनार, पीसा की झुकी हुई मीनार कुछ ऐसे है, सतह इसका ऐसे है। तो देखिए कोई चीज़ जमीन पर गिर जाएगी, ये डिपेंड करेगा उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी। देखिए इसका गुरुत्वीय त्वरण, अधिकतर भार यहाँ है गुरुत्वीय त्वरण। तो गुरुत्वीय त्वरण से अगर नीचे रेखा खींचोगे, गुरुत्वीय त्वरण से अगर लंबवत कोई रेखा खींचे, अगर इसके सतही क्षेत्रफल से होकर कीजिए तो कभी गिरेगा ही नहीं। यानी इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो द्रव्यमान केंद्र है, यानी उसके इस मीनार का जो संपूर्ण द्रव्यमान जहाँ केंद्रित है वहाँ से एक लाइन खींचो, परपेंडिकुलर लाइन, अगर वो इसके आधार से होकर गुजरे ये कभी गिरेगा ही नहीं। लेकिन अब ले लो ये ऐसे ले लो। अब इसका पूरा द्रव्यमान कहाँ होगा, पूरा यहाँ पर होगा। अब यहाँ से एक लाइन खींचो, देखो इस सतह से बाहर चला गया, इसका जो सतह है ये,
ये जो लाइन खींचे ये सतह से बाहर चला गया तो पक्का है गिर जाएगा। तो ये पीसा की झुकी हुई मीनार इसलिए नहीं गिरती कि उसकी साइज कुछ इस प्रकार से, यानी पूरा द्रव्यमान केंद्र यहाँ पर आ जाता है, नीचे आ जाता है, द्रव्यमान केंद्र यहाँ पर आ जाता है और द्रव्यमान केंद्र से एक वर्टिकल लाइन अगर खींचेंगे तो इसके आधार से होकर गुजरता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर द्रव्यमान केंद्र चूंकि हर जगह एक समान है तो इसका वर्टिकल लाइन खींचेंगे तो इसके आधार से होकर नहीं गुजरता, ये तो गिर जाएगा, लेकिन ये कभी नहीं गिरेगा। तो गुरुत्व केंद्र से खींची गई ऊर्ध्वाधर रेखा आधार के भीतर गिरती है, आधार के अंदर ही गिरती है, इसलिए वो नहीं गिरता है। तो ये ध्यान देना है। ऐसे क्वेश्चन और भी आ सकते हैं। सामान्य विज्ञान ये पीसीएस में पूछा गया, बहुत लंबा हो रहा है। समान गति से जा रहे हवाई जहाज से एक बम नीचे गिराया जाता है तो बम के नीचे पहुंचने तक हवाई जहाज की स्थिति क्या होगी। देखो क्या होता है, जब एरोप्लेन है, मान लीजिए एरोप्लेन है ऐसे, ठीक, तो एरोप्लेन है ऐसे मान लीजिए, यहाँ से जब कोई बम गिराया जाता है तो हमें लग रहा है कि एरोप्लेन चलते हुए जब बम गिराया जा रहा है तो एरोप्लेन आगे निकल जाना चाहिए, क्योंकि बम जब गिराया तो आप एरोप्लेन को आगे निकल जाना चाहिए, क्योंकि बम को पृथ्वी तक आने में कुछ न कुछ समय तो लगेगा ही, क्योंकि वायुमान लगभग 10 किलोमीटर ऊपर उड़ रही है तो वहाँ से नीचे गिरने में कुछ समय लगेगा, तो वायुमान को आगे निकल जाना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जब भी गिरेगा नीचे बम पृथ्वी पर, उस समय आप ध्यान से देखना गिरते टाइम वायुमान ठीक इसके ऊपर ही होगा। ऐसा क्यों होता? क्योंकि यहाँ पर दो कार्य सिद्धांत कार्य करते हैं, प्रक्षेप और गति का क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर घटक सिद्धांत कार्य करता है। चूँकि जब भी बम गिराया जाता है तो कुछ ऐसे गिराया जाता है, चूँकि जब वायुमान से बम को गिराया जाता है तो वायुमान बड़े स्पीड से चल रहा होता है, तो उसको दो बल मिलते हैं, एक तो गुरुत्वाकर्षण बल जो नीचे की ओर कार्य कर रहा हो, एक बल क्षैतिज घटक वाला बल। चूँकि वायुमान जब तेजी से चल रहा हो तो जब कोई बम गिराएंगे तो बम भी उसी की रफ्तार से आगे की ओर चलेगा, यानी कि बम कुछ ऐसे गिरेगा, ऐसे गिरेगा, यानी कि इसी के डायरेक्शन में, जहाज के ही डायरेक्शन में बम भी चलेगा और ऐसे जाके ऐसे गिरेगा, माने परवलयाकार पथ पर चलेगा। तो अब इसको टाइम मिल गया ज़्यादा, टाइम मिल गया ज़्यादा, उतने देर में वायुमान भी यहाँ आ जाएगा। तो गिरते टाइम बम की लोकेशन के ठीक ऊपर वायुमान होगा। ऐसा नहीं है कि बम जब गिराया तो बम गिर गया, जब गिरते टाइम पृथ्वी पर वायुमान आगे निकल गया, ऐसा संभव ही नहीं है। हाँ, तो यही क्वेश्चन पूछने का मतलब ये है कि समान गति से जा रहे हवाई जहाज से यदि एक बम नीचे गिराया जाए तो बम के नीचे पहुंचने तक हवाई जहाज की स्थिति क्या होगी? बम के ठीक ऊपर होगी, बम गिरने का स्थान से आगे होगी, बम गिरने का स्थान से पीछे होगी। ये सब हो सकता है ना कि जब जहाज गिरा तो यहीं पे गिरा के आगे बढ़ के तो आगे निकल जाएगा, तो ऐसा होता नहीं है, क्योंकि जब जहाज गति कर रहा होता तो ऐसे गिरेगा, बम जब भी गिरेगा ऐसे गिरेगा। उस दशा में हेलीकॉप्टर भी यहाँ आ जाएगा, तो गिरते टाइम इसी के ठीक ऊपर होगा। तो बम के ठीक ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेशर कुकर के अंदर का उच्चतम ताप निर्भर करता है। देखिए प्रेशर कुकर वाष्प दाब के सिद्धांत पर आधारित है, वाष्प दाब के सिद्धांत पर आधारित है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है, क्यों बनता है? क्योंकि प्रेशर कुकर में टेम्परेचर, दाब, प्रेशर, ढक्कन लगा करके, सेफ्टी वाल लगा के प्रेशर खूब दिया जाता है, प्रेशर खूब दिया जाता है। तो प्रेशर खूब दिया जाता है तो क्वथनांक उसका बढ़ जाएगा, क्वथनांक बढ़ जाएगा, यानी कि खाना पकाने के लिए उसको टेम्परेचर, क्वथनांक बढ़ गया, वैसे 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है, उससे ज़्यादा टेम्परेचर मिल जाएगा तो कोई चीज़ जल्दी पक जाएगा। तो वाष्प दाब क्रिया पर आधारित प्रेशर कुकर होता है, दबाव बढ़ाया जाता है प्रेशर कुकर के द्वारा, नमूना है प्रेशर कुकर, तो दबाव बढ़ाया जाता है तो क्वथनांक बढ़ जाता है, इसलिए खाना जल्दी पक जाता है। लेकिन अब इस पर डिपेंड पूछ क्या रहा, प्रेशर कुकर के अंदर का उच्चतम ताप किस पे निर्भर करता है? ऊपर के क्षेत्र के क्षेत्रफल पर, उस पर रखा वजन पर। देखिए क्या होता है, प्रेशर कुकर सीटी, प्रेशर कुकर में दो चीज़ लगा होता है, एक ढक्कन है प्रेशर कुकर का, प्रेशर कुकर का ढक्कन है, तो यहाँ सीटी लगा होता है, यहाँ पर देखेंगे ध्यान से सेफ्टी वाल लगा होता है, सीटी में छिद्र लगा होता है। अगर छिद्र बढ़ा देंगे, मतलब मोटा छिद्र होगा, तो यहाँ पर जो कुकर के अंदर जो प्रेशर है, छिद्र जब बढ़ा देंगे तो प्रेशर रिलीज हो जाएगा ना, तो प्रेशर कम हो जाएगा, तो प्रेशर कम हो जाएगा
तो क्वथनांक कम हो जाएगा तो टेम्परेचर निर्भर करता है इस पर। यानी कि इसका क्षेत्र के क्षेत्रफल अगर बढ़ा घटा दें तो इसके अंदर प्रेशर बढ़ या घट जाएगा। इसके छेद जो सीटी में जो छेद होता है इसका छेद बढ़ा देंगे तो प्रेशर कम हो जाएगा, तो क्वथनांक छेद बढ़ा देंगे तो मतलब गैस बहुत ज़्यादा रिलीज हो जाएगा, तो दबाव कम हो जाएगा, तो दबाव कम हो जाएगा तो क्वथनांक कम हो जाएगा, तो फिर टेम्परेचर कम हो जाएगा, यानी खाना जल्दी नहीं पकेगा। और यहाँ होता है सेफ्टी वाल। सेफ्टी वाल क्या होता है, इसको बांधे रहता है, यानी वो कह रहा है कि उस पर रखा वजन, अगर ढक्कन पे कोई वजन रख दे, वजन नहीं रखा जाता है, यहाँ सेफ्टी वाल होता है, वही वजन का ही काम करता है। सेफ्टी वाल भी अगर रखा जाता है तो क्यों रखा जाता है इस पर, इसका दबाव को बढ़ाने के लिए। दबाव बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, क्वथनांक बढ़ेगा। तो उच्चतम ताप निर्भर करता है कि ऊपर का छेद जो सीटी में जो छिद्र लगा होता है वो कैसा है, और उस पर रखा गया वजन, वजन रखा गया मतलब सेफ्टी वाल। तो ये चीज़ है, इसको ध्यान से देखिए, घुमा फिरा के किसी न किसी तरह से इससे क्वेश्चन बनते रहते हैं। हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकल जाती है। देखो पेन में जो स्याही भरी हो जाती है, फाउंटेन पेन जिसमें स्याही भरी जाती है, उसमें जो स्याही भरी जाती है पेन में, ये पेन का नुकीला भाग होता है, इसे नीम होता है, ऐसे नीम पहले होता था। और इसमें स्याही जो भरी गई है जमीन पर भरा गया, तो जमीन का जो वायु दाब है, वायु दाब, जमीन पर वायु दाब जो है और जमीन पर हवा है, तो इसके अंदर फाउंटेन पेन में स्याही भरा गया होता है और हवा होता है जमीन के टेम्परेचर पे। लेकिन जब हवाई जहाज में जब हम ऊपर उड़ते हैं तो वहाँ पर वायु दाब, वायुमंडलीय दाब क्या होता है, कम हो जाता है। अब बाहर वायुमंडलीय दाब कम, अब फाउंटेन पेन के अंदर जो भरा गया है वो पृथ्वी वाला भरा गया है, यहाँ ज़्यादा, तो उच्च दाब से निम्न दाब की ओर वायु रिलीज होगा। तो जब वायु रिलीज होगा तो उसी के माध्यम से इसमें जो फाउंटेन पेन में स्याही है नीम के माध्यम से बाहर आ जाएगी, और जेब में रखें तो जेब गीला हो जाएगा, जेब खराब हो जाएगा। तो हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगते हैं, क्यों, वायु दाब में कमी होने के कारण। जब ऊपर जाते हैं तो एटमॉस्फेयर कम हो जाता है, वायुमंडलीय दाब कमी हो जाती है, जबकि इसके स्याही जो भरा गया होता है पृथ्वी के वायुमंडलीय दाब पर भरा गया होता है, तो वायु दाब कम होने के कारण स्याही बाहर फेंक देती है। कोई कमज़ोर व्यक्ति है, ऊंचाई पर जाता है तो उसके नाक से खून आने लगता है, क्योंकि हमारा जो टेम्परेचर, हमारा वायु दाब है, जो नसों में खून बह रहा है वो हमारे पृथ्वी के वायु दाब के सापेक्ष बह रहा है। लेकिन हम जैसे पृथ्वी से ऊपर जाते हैं वहाँ वायु दाब कम हो जाता है, तो एटमॉस्फेयर का वायु दाब कम, हमारे शरीर के अंदर का वायु दाब उतना ही, तो फिर हमारा खून सब नाक के माध्यम से, कहीं कहीं आँख के माध्यम से, कान के माध्यम से बाहर आने लगता है, ऐसा होता है। निम्नलिखित सिद्धांत पर रॉकेट कार्य करता है। रॉकेट संवेग संरक्षण पर आधारित है। रॉकेट वही न्यूटन का थर्ड नियम पर आधारित है, संवेग संरक्षण का नियम, मतलब क्रिया, मतलब ये वेग, वेलोसिटी, ये रॉकेट होता है। रॉकेट का द्रव्यमान होता है, अधिक द्रव्यमान तो वेलोसिटी कम, कम द्रव्यमान तो वेलोसिटी अधिक, यानी कि mv बराबर हमेशा कांस्टेंट होगा। ये संवेग संरक्षण पर आधारित होता है। जेट हवाई यान नीचे के स्ट्रेटोस्फीयर में बड़ी सरलता से, स्ट्रेटोस्फीयर इसको बोलते हैं समताप मंडल, समताप मंडल, बड़ी सरलता से और आसानी से उड़ता है। इसकी कैसे व्याख्या किया जाता है, पहले इसको हम लोग समझते थे। वायुमंडल की परतें, वायुमंडल की परतें, देखो 5 परत होती है। पहला क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल, दूसरा समताप मंडल, तीसरा मध्य मंडल, चौथा ताप मंडल या इसी को आयन मंडल कहते हैं, आयन मंडल, पांचवा बहिर्मंडल, बहिर्मंडल, ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, आयनोस्फीयर, एक्सोस्फीयर। ठीक है, अब देखिए सबकी ये इसकी जो हाइट होती है पृथ्वी से 11 से 12 किलोमीटर ऊपर होता है, मतलब ज़मीन से ऊंचाई जो क्षोभ मंडल को होती है 11 से 12 किलोमीटर होती है। समस्त मौसमी घटनाएं, यहाँ तक कि तूफान आया,
बादल का गरजना, चमकना, बरसात होना, ठंडी गर्मी बरसात होना, जितनी भी मौसमी घटनाएं होती हैं सब क्षोभ मंडल में होती हैं। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि मौसमी घटनाएं किस मंडल में होती है? क्षोभ मंडल में होती है। उसकी हाइट जो होती है पृथ्वी से 11 से 12 किलोमीटर ऊपर होती है। जो साधारण वायुमान होता है, जो यात्री वायुमान होता है, इसी मंडल में उड़ती हैं। अब समताप मंडल, यहाँ पर टेम्परेचर जो होता है, हाइट बढ़ेगा तो टेम्परेचर घटेगा। जैसे जैसे ज़मीन से ऊपर जाएंगे 12 किलोमीटर तक, जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी टेम्परेचर घटते जाता है। ये चीज़ याद रखना। अब समताप मंडल, समताप मंडल मतलब स्ट्रेटोस्फीयर, इसमें क्या होता है? ये 12 से 50 किलोमीटर होता है, मतलब 12 के ऊपर 50 किलोमीटर तक होता है समताप मंडल। समताप मंडल में कोई भी मौसमी गतिविधियाँ नहीं होती, ना आंधी आता है, ना तूफान आता है, और हवा भी एक समान रहता है, टेम्परेचर भी लगभग समान होता है। तो इसी में जेट हवाई जहाज उड़ता है। देखिए, जेट हवाई जहाज समताप मंडल में उड़ता है, लेकिन साधारण हवाई जहाज जो यात्री हवाई जहाज है वो क्षोभ मंडल में उड़ता है। तो जेट हवाई जहाज स्ट्रेटोस्फीयर में बड़ी सरलता और आसानी से उड़ता है। इसका कारण ये है कि बादल और पानी के वाष्प नहीं होती, इसमें मौसमी घटनाएं नहीं होती। नीचे को स्ट्रेटोस्फीयर में कोई हवा भी नहीं बहता है, लंबवत हवाएं नहीं, जब मौसमी कोई परिवर्तन नहीं होगा तो लंबवत हवाएं भी नहीं चलेगी। तो ये दोनों कारण है कि एक और दो दोनों। जेट हवाई जहाज नीचे के स्ट्रेटोस्फीयर में, मतलब समताप मंडल में भी निचली परत होती है, ऊपरी परत होती है। तो ये कह रहा है निचली परत में, मतलब समताप मंडल के निचली परत में आसानी से उड़ जाता है। इसका कारण ये है कि इसमें मौसमी घटनाएं नहीं होती हैं, कोई हवा नहीं चलता है। ये दोनों उत्तरदायी है इसके लिए। और समताप मंडल के बारे में और जानते हैं, यहाँ पर ओजोन मंडल पाया जाता है, ओजोन की परतें पाई जाती है। ओजोन की परतें क्या करती है? सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणें, पराबैंगनी किरणों को आने से रोकती है। तो समताप मंडल के बारे में इतना चीज़ याद रखना है। इसमें जेट वायुमान उड़ता है, इसमें साधारण वायुमान उड़ता है, इसमें समस्त मौसमी घटनाएं होती हैं, इसमें ओजोन लेयर पाया जाता है जो सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को रोकता है। अब मध्य मंडल में क्या होता है? मध्य मंडल में जैसे ये ऊंचाई जो इसकी होती है 50 से 80 किलोमीटर के करीब होता है, ठीक। और इसमें जो होती है हाइट जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे टेम्परेचर बहुत तेजी से गिरता है। ये सबसे ठंडा परत कहा जाता है। वायुमंडल के परतों में अगर पूछेगा सबसे ठंडा परत कौन सा है तो मध्य मंडल कहा जाता है। और मध्य मंडल में ही ये बस ये जाने कि इसमें जो उल्का पिंड होते हैं जो ऊपर से वायुमान से पृथ्वी पर कभी कभी गिरते हैं ना, तो जो उल्का पिंड होते पृथ्वी पर बहुत कम गिरते हैं, रेयर केस में गिरते हैं। ये मध्य मंडल में आते आते क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, मतलब नष्ट हो जाते हैं। तो इसमें मध्य मंडल में 2-3 बात याद रखना है कि इसमें टेम्परेचर बहुत तेज फॉल्स होता है, गिरता है, और वायुमंडल के सबसे ठंडी परत कहा जाता है। और इसमें जो उल्का पिंड आते हैं बहिर्मंडल से, वो आते आते यहाँ तक आते आते नष्ट हो जाते हैं। फिर भी कभी कभी बहुत भारी जो उल्का पिंड होते कहीं कहीं गिर जाते हैं तो वहाँ झील का निर्माण हो जाता है। अब तापमंडल, आयन मंडल। तापमंडल 80 से 500 किलोमीटर तक ऊपर होता है। 80 से 500 किलोमीटर तक के ऊपर को आयन मंडल कहते हैं। आयन मंडल में रेडियो एक्टिव किरणें परावर्तित होती, बार बार पूछा जाता है कि सॉरी, आयन मंडल या तापमंडल में रेडियो एक्टिव किरणें परावर्तित होती हैं। और यहाँ पर ओरान जैसी घटनाएं होती। ओरान क्या है? एक प्राकृतिक चमकदार घटनाएं होती जो हमारे अंतरिक्ष में घटित होती है। वो नॉर्थ पोल या साउथ, उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव पे एक क्रियाएं होती हैं, अंतरिक्ष वाली क्रिया होती है, जैसे बहुत चमकीला चीज़ दिखाई देता है, तो उसको हम लोग कहते हैं ओरान। वो ओरान और रेडियो एक्टिव किरणों का परावर्तन तापमंडल या आयन मंडल में होता है। बहिर्मंडल में तो सारे उपग्रह, ग्रह, उपग्रह यहीं नाचते रहते हैं, ये निर्वात होता है पूरा, यहाँ कुछ भी नहीं पाया जाता है। हाँ, तो इतना चीज़ याद रखना। कई बार क्वेश्चन वायुमंडल से पूछा जाता है। पहले तो यही पूछा जाता है वायुमंडल की परतें घटते क्रम में, ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, आयनोस्फीयर, एक्सोस्फीयर।
क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल। जो क्वेश्चन पूछा है वो समताल मंडल से संबंधित है। समताप मंडल में जेट हवाई जहाज आसानी से उड़ पाता है क्योंकि वहाँ पर मौसमी घटनाएं नहीं होती हैं, कोई हवा नहीं बहता है। अब बाकी और भी चीज़ें समझ सकते हैं। एक बुलेट लंबवत ऊपर की ओर चलाई जाती है, वो उच्चतम बिंदु पर पहुंचने में t1 समय लेती है और पुनः नीचे आने में t2 समय लेती है। वायु का प्रतिरोध नहीं है तो क्या सही है? देखिए क्या होता है, बुलेट एक फार्मूला होता है v बराबर u प्लस gt। अगर कोई ऊपर जा रहा है, अंतिम वेग v हो, प्रारंभिक वेग u से ऊपर गया तो ऊपर लास्ट तक v तक 0 जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा v ऊपर जा रहा है तो v बराबर u माइनस जी t1, या कि ऊपर जाने में t1 समय लगे। तो ऊपर जब जाएगा जहाँ तक पहुँचेगा वहाँ अंतिम वेग 0 होगा, तो 0 बराबर u माइनस जी t1 होगा। t1 बराबर हो जाएगा u बटे के g, यानी ऊपर जाने में लगा समय t1 है। अब यहाँ तक गया, अब यहाँ से फिर लौटेगा, तो ध्यान देना है u वेग से अगर ऊपर गया है तो ऊपर जाते जाते वेग घटेगा, यहाँ आते तक 0 हो जाता है, लेकिन फिर 0 के बाद नीचे आएगा तो वेग बढ़ते जाता है, वेग बढ़ते जाता है, वेग बढ़ते जाता है। मैक्सिमम वेग वही होता है जिस वेग से हम ऊपर फेंके थे। तो यहाँ पर v बराबर क्या होगा, u बराबर क्या हो, 0 हो गया। तो फिर वही फार्मूला v बराबर u प्लस जी टी। अब क्या है, नीचे की ओर गति कर रहा था, माइनस ना होकर के प्लस होगा। अंतिम वेग जो होगा u होगा, जिस वेग से यहाँ फेंके तो वही वेग अंतिम वेग मिलेगा नीचे आते समय, तो यहाँ u होगा। और u प्रारंभ में यहाँ से कहाँ से चला था, 0 से, ये होगा g। अगर आने में समय t2 हो, जाने में t1 था, आने में t2 हो, तो यहाँ t2 लिखोगे। यहाँ t2 बराबर फिर से क्या आ गया, u बटे के g। t1 और t2 दोनों सेम होंगे, ये होगा बी इज द करेक्ट ऑप्शन, t1 बराबर t2। तो ये बस ये ध्यान देना, लेकिन वायु प्रतिरोध रहता तो ऐसा नहीं होता। यहाँ कह दिया कि वायु प्रतिरोध नहीं है, बाकी इसको थोड़ा समझिएगा। बस ये ध्यान देना है, कोई भी पिंड को जब हम ऊपर फेंकते हैं तो जो वेलोसिटी देते हैं वही वेलोसिटी ऊपर से आने के बाद उसी वेलोसिटी से नीचे टकराती है। बस ये चीज़ ध्यान देना है। निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दें और तर्क सहित विचार करें। भारी हुई गाड़ी को चलाने में उसे चलायमान रखने के लिए आवश्यक ताकत से अधिक ताकत लगानी पड़ती है। चलाने में उसे चलायमान रखने के लिए आवश्यक ताकत से अधिक ताकत लगानी पड़ती है। निम्नलिखित कथन पर ध्यान दें तो तरह से भरी हुई गाड़ी को चलाने में उसे चलायमान रखने के लिए आवश्यक ताकत से अधिक ताकत लगानी पड़ती है। प्रारंभ में पहियों में फिसलन होती है, किसी चलायमान वस्तु का भार कम होता है। स्थैतिक घर्षण गतिज घर्षण से अधिक होता है, ये सही होगा। देखिए इसको समझाते हैं। कोई भी भारी वाहन है, जब तक नहीं चला है तो उसको नीचे इधर कार्य करता है स्थैतिक घर्षण। स्थैतिक घर्षण, स्थैतिक घर्षण। जब तक ये नहीं चला है तो अधिक बल लगाएगा, अधिक बल लगाएगा। जब चल जाता है तो कम बल लगता है। जब तक ये नहीं चला है तब तक इस पर लगने वाला घर्षण को स्थैतिक घर्षण कहते हैं। स्थैतिक घर्षण क्या होता है, इसको चलाने का विरोध करता है। जब तक नहीं चला है ये न्यूयस अधिक होता है, लेकिन जैसे ही कोई गाड़ी ढकेल दिए चलने लगा तो कुछ देर के बाद वो भी रुकता है, लेकिन रुकता क्यों, क्योंकि उस पर भी घर्षण कार्य करता है। जब चलने लगा तो वहाँ पर घर्षण जो कार्य करता है उसको कहते हैं गतिज घर्षण, गतिक घर्षण। ठीक, तो गतिक घर्षण हमेशा कम होता है स्थैतिक घर्षण। बस ऐसे समझिए, जब कोई गाड़ी नहीं चला है, खड़ा है, तो उसको ढकेलने के लिए अधिक बल लगाना पड़ता है। क्यों अधिक बल लगाना पड़ता है, क्योंकि पीछे की ओर लगने वाला स्थैतिक घर्षण बल अधिक लगता है। लेकिन एक बार जब गाड़ी चल दी तो उसमें भी घर्षण लगेगा, लेकिन वो वाला जो घर्षण होगा कम होगा, क्योंकि चलने के बाद आसानी से थोड़ा सा बल लगाने पे भी चल देता है। यानी कि थोड़ा सा बल लगाने से चल देता है, यानी विपरीत बल यानी गतिज वाला घर्षण कम होता है।
तो वही चीज़ यहाँ कह रहा है कि स्थैतिक घर्षण गतिज घर्षण से अधिक होता है, इसलिए शुरुआत में वाहन को ढकेलने में अधिक बल लगाना पड़ता है। एक बार जब ढकेला गया चल दिया तो उस पर कम बल लगाना पड़ेगा। यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाए, जब गुरुत्वाकर्षण बल लुप्त हो जाएगा तो उसका भार शून्य हो जाएगा, वस्तु का भार शून्य हो जाएगा, द्रव्यमान वही का वही रहेगा। जब किसी पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल ही खत्म हो गया, तो गुरुत्वाकर्षण बल खत्म हो गया तो उसका भार क्या होता है, W बराबर mg। जब ये खत्म तो भार 0, लेकिन द्रव्यमान कभी नहीं बदलता, द्रव्यमान स्थिर रहेगा। तो बाकी ऑप्शन तो कट गया है, लेकिन बस यही ऑप्शन होगा। बाकी आज के लिए इतना ही। देखिए कम क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम लगता है, तो इसके पीछे का कारण बस यही है कि एक क्वेश्चन के बहाने उससे जुड़े हुए अधिक से अधिक क्वेश्चन करने का प्रयास किया जाता है। धन्यवाद।